सीएस तेजल कटारिया और आज हम रिवाइज करेंगे जो बचा हुआ पार्ट है, जो फ्री कंसेंट और जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है उस चैप्टर का, उस यूनिट का जो बचा हुआ पार्ट है यूनिट 3 का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लीगैलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन के बारे में। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में आप लोग को ये यूजुअली एग्जाम में आता है। इसमें भी जो स्पेशली जो 6th पॉइंट है उस पर भी मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे भी बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं पहले तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लीगल होते हैं या लॉफुल होते हैं। हम लोगों ने सेक्शन 10 के अकॉर्डिंगली जो इसेंशियल्स है कॉन्ट्रैक्ट के वो सारे देखे थे, जिसमें हर एक इसेंशियल पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट की यूनिट देखा हुआ है या बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। जिसमें से एक हमारा ऑब्जेक्ट था, यानी कि जो एक इसेंशियल था वो ये था कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए या कंसिडरेशन जो होता है वो लॉफुल होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर है तो फिर वो लॉफुल नहीं है। जैसे जो नीचे दिए हुए 6 पॉइंट्स है उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी कंसिडरेशन है ऑब्जेक्ट है तो वो लॉफुल नहीं है। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसपे हम लोग को डिस्कशन करना है, जो सेक्शन 23 में दिया हुआ है। सबसे पहला है इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो लॉ ने फॉरबिडन किया हुआ है अगर आप उसके अकॉर्डिंगली कोई भी काम करते हो देन वो अलाउड नहीं किया जाएगा, मतलब वो लॉफुल नहीं है। जिसमें एग्जांपल दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इज 21 ईयर्स। अगर कोई 17 साल की उम्र में ही शादी कर रहा है तो फिर वो लॉफुल अलाउ, मतलब लॉ ने अलाउ ही नहीं किया हुआ तो फिर आप वो चीज कर ही नहीं सकते। ये यहाँ पर बहुत क्लियरली लिखा है कि जो भी ऑब्जेक्ट फॉरबिडन है, लॉ ने मना किया हुआ है, वो अगर उस ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा है, जो सेकंड है जिसमें लिखा हुआ है व्हेन द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ द अनदर लॉ, मतलब क्या यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन जो लॉफुली फॉरबिडन है, मतलब रेस्ट्रिक्ट किया हुआ, लॉ ने बोला ये करना अलाउड ही नहीं है सीधा। एंड यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि आप लोगों के दो प्रोविजंस, दो जो एक्ट्स है उनके प्रोविजंस में मे भी थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिटेशन एक्ट जो आप लोगों को याद होगा, वहां उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि 3 साल के बाद आप कोई भी किसी भी तरीके का डेट रिकवर नहीं कर सकते सामने वाले से। अब हो ये रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है कि 4 साल के बाद भी पैसे ले, मतलब पैसे देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि 4 साल होने के बाद भी, आज के डेट से अगर 4 साल तक भी तूने डेट नहीं पे किया तो तुम मुझे उसके बाद भी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकता हूं। अभी ये जो चीजें हैं ये किसी और, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली। प्रोविजन किसी और दूसरे एक्ट का है, उसको आप डिफीट कर रहे हो उस प्रोविजन को, और फिर आप आपका कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो वो भी अलाउड नहीं है, वो भी आपका लॉफुल कंसिडरेशन में या लॉफुल ऑब्जेक्ट माना नहीं जाएगा। उसके बाद तीसरा, कोई भी फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, जो है वो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो फ्रॉड के पर्सपेक्टिव से किया है वो वॉइड ही होता है, मतलब आपको ठगने के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट करे जाएंगे वो लॉफुली अलाउड नहीं होगा, वॉइड हो जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट। जब भी कोई भी कंसिडरेशन होता है वो डिफीट करता है कोई भी रूल का अदर प्रोविजन फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट में एज सच ज्यादा कुछ डिफरेंस एज सच नहीं है। तो ये बस इसमें ये इतना ध्यान से समझो कि आप ये ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हो कि कोई भी पर्सन को कोई भी पर्सन को इंजर्ड करने के पर्सपेक्टिव से अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मतलब सामने वाले को आपको किसी ना किसी वे से इंजर्ड करना है, इट कुड बी लाइक आपने उनको फाइनेंशियली डैमेज कर दिया या उनकी प्रॉपर्टी को ले लिया या फिर किसी भी तरीके का इंजरी उनको कर दिया है, तो फिर वो क्रिमिनल एंड रॉन्गफुल हार्म है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑल्सो। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बोलता है उसको, वो क्राइम एक्ट माना जाएगा कि आपने किसी को किसी की प्रॉपर्टी को या किसी पर्सन को इंजर्ड करके कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर वो अगेन वो लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे कि स्पेसिफिकली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, देखो एक जो एग्रीमेंट किया गया था, ये एग्रीमेंट किया गया था प्रिंट करने के लिए बुक्स को, और वो जो प्रिंट अगर आप कर रहे हैं तो किसी और की बुक्स को अगर आप कॉपीराइट को मतलब क्लेम करके, मतलब किसी और की किताबों को अपनी किताबें बना के अगर आप बेचना चाहते हो तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा आपके ऊपर, तो फिर वो भी अलाउड नहीं किया जाएगा। इन शॉर्ट आपने उनके कहीं ना कहीं उनकी जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी दूसरा पर्सन है जिसने मेहनत करके बुक बनाई है, उसके मेहनत की हुई बुक पे खुद का नाम डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रॉपर्टीज को आप हार्म कर रहे हो, वो इंजर्ड कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो भी कंसिडरेशन इमोरल है, इमोरल यानी कि जो सोशली लॉफुल नहीं है, इमोरल है, तो ये सारी चीजों में जैसे एग्जांपल उन्होंने बहुत क्लियरली दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो कि डाइवोर्स जो भी जब भी यूजुअली जब डाइवोर्स होता है तो जो मेल पर्सन होता है या जो भी ऐसा पर्सन होता है जो नहीं अर्न करने वाला है, जो यूजुअली है फॉर एग्जाम्पल कि कोई फीमेल है जो अर्न नहीं करती है
अब मेल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको आपको कहीं ना कहीं जो डिसाइडेड थोड़ा बहुत जो कॉम्पेंसेशन होता है वो कंपलसरी मंथली बेसिस पे देना होता है। अब आपने क्या किया, वो सारी चीजें करना, मतलब आपको लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मतलब जो भी XYZ पर्सन है उसने ऐसा नहीं किया है, तो फिर वो इमोरल माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे से एक क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में आता है, जिसमें सबसे पहला है ट्रेडिंग विद द एनिमी। मतलब आगे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट जो बनेगा वो अनलॉफुल बन जाएगा एंड अलाउड नहीं किया जाएगा। अब इनमें एक्सेप्शंस भी लिखे हुए हैं, जैसे पहला है लिखा हुआ ट्रेडिंग विद द एनिमी। अब ट्रेडिंग विद द एनिमी जो ऑलरेडी आपको पता है कि एनिमी कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जिनके साथ हम लोग वॉर में है, इस वक्त वॉर हो रहा है, वो कंट्री हमारे लिए एनिमी कंट्री है। अब उन कंट्री के लोगों के साथ अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है एंड दैट्स व्हाई इट इज अनलॉफुल अकॉर्डिंग टू लॉ। तो सबसे पहला ट्रेडिंग विद द एनिमी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा सीधे से। दूसरा आता है स्टिफनिंग प्रोसिक्यूशन। स्टिफनिंग प्रोसिक्यूशन देखो ये काइंड ऑफ क्या बोल सकते हो आप, ट्रेड ऑफ वेलकनी है। मतलब क्या होता है ट्रेड ऑफ वेलकनी, मतलब कि जहां पर ये पर्टिकुलर चीज में कहीं ना कहीं कोर्ट या जस्टिस जो चीजें हैं उन सारी जस्टिस वाली चीजों में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है आप लोगों का। एंड आप क्या करते हो, स्टिफनिंग प्रोसिक्यूशन इज नथिंग बट आप किसी और को ये बोल रहे हो कि तुम मेरे अगेंस्ट केस मत करना या मेरे अगेंस्ट तुम गवाही मत दो, मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। तो ये होता है स्टिफनिंग प्रोसिक्यूशन, जो लॉफुली अलाउड नहीं है, इलीगल माना जाता है। इसके बाद जो तीसरा आता है वो है मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से समझो। इसमें यह है कि दो वर्ड्स है, मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, ये XYZ पर्सन है जिसके पास पैसा नहीं है टू फाइट अ केस, ठीक है। अब उसे हेल्प करने के लिए ए है, बी है एक तरफ, बी ने क्या किया है, बी ने उसको हेल्प किया है ताकि वो केस फाइल कर सके, वो प्रॉपर्टी जो भी है उसका उसके अगेंस्ट वो लड़ पाए। जिसके लिए सपोज मान लेते हैं हम लोग उसने 5,000 रुपए दिए हैं, ठीक है, 5,000 रुपीज दिए हैं, बी ने ए को दिए हैं ताकि वो जो भी प्रॉपर्टी के लिए वो लड़ना चाहता है, केस करना चाहता है, वो करे और अपनी प्रॉपर्टी ले ले। अब ऐसे सिचुएशन में अगर बी का किसी भी तरीके का कोई भी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं है एंड उसके लिए वो एज ए हेल्प करता है, तो फिर उसे आप अलाउ किया जाएगा। उसे आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं बोल सकते, उसको बस आप मेंटेनेंस बोलते हो। एंड दूसरा होता है चैम्पर्टी। चैम्पर्टी में क्या होता है, इन एक्सचेंज ऑफ दिस लिटिगेशन क्या होता है ना, आप उस सामने वाले को बोलते हो देख अगर तू ये 5,000 रुपए मैं तुझे देता हूं, अगर तू ये पीस ऑफ लैंड, अगर मतलब वो प्रॉपर्टी का जो भी केस है तेरा वो जीत जाता है, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसका 75% हिस्सा तू मुझे देगा अलॉन्ग विद द 5,000 रुपीज, या 5,000 का एज ए इंटरेस्ट तुम मुझे 75% ऑफ द प्रॉपर्टी दोगे। तो आपको कहीं ना कहीं उस प्रॉपर्टी में भी इंटरेस्ट है अलॉन्ग विद जो भी आपने पैसा उसको दिया है उसके लिए। अब प्रॉपर्टी में अगर इंटरेस्ट है और अब वो जो भी प्रॉपर्टी के लिए जो भी आप क्लेम कर रहे हो वो इतना अनरीजनेबल है दूसरे वाले पार्टी के लिए कि आप उसको लॉफुली अलाउ नहीं कर सकते, उसको आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलोगे। तो मेंटेनेंस यूजुअली जिसको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है वो जस्ट एज ए जेन्युइन हेल्प कर रहा है, वो मेंटेनेंस अलाउड है, वो पब्लिक पॉलिसी के अपोज में नहीं बोला जाएगा। लेकिन वही चैम्पर्टी जहां पर वो भी ऐसा जिसमें सामने वाले का इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में और वो भी बहुत अनरीजनेबल है, जस्टिफाइड नहीं है, तो फिर उसे आप लोग पब्लिक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी बोलोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपका इंटेंशन, इवन आपका जो इंटेंशन है वो मैलिशियस है, यानी कि जो सही इंटेंशन नहीं है, अच्छा इंटेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है ट्रैफिकिंग रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स। यूजुअली स्पेसिफिकली ये जो होता है पद्म भूषण, पद्मश्री, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये जो अवार्ड्स होते हैं, ये आपके आईफा के अवार्ड्स की बात नहीं हो रही, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जो बहुत बड़े बड़े इंडिया के जो अवार्ड्स है, जो जिनके लिए अगर आपने कोई भी रिश्वत दी है या कोई भी पब्लिक ऑफिसेस इज नथिंग बट टाइटल्स इज नथिंग बट जो भी पब्लिक ऑफिसेस में जो पोजीशन पाने के लिए आपने पैसा दिया, करप्शन किया हो, या फिर ऐसे जो गुड टाइटल्स है पद्मश्री, पद्मभूषण, ऐसे अवार्ड्स के लिए आपने अगर कोई पैसा दिया है, उस सिचुएशन में अगर आपने ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं तो फिर वो वॉइड माने जाएगा, क्लियरली वॉइड माना जाएगा। जैसे इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि पॉइंट नंबर 1 के बेस्ड होता है। यूजुअली क्या होता है, देखो क्या लिखा है, एन एग्रीमेंट टू पे अ मनी टू अ पब्लिक सर्वेंट इन ऑर्डर टू इंड्यूस हिम टू रिटायर फ्रॉम हिज ऑफिस सो दैट द अदर पर्सन मे सिक्योर हिज अपॉइंटमेंट
इज वॉइड। मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छे लेवल पे है, ठीक है, मतलब कमिश्नर और ऊपर जितने भी है डीएसपी वगैरह, ये सारे जितने भी लेवल्स होंगे, अज्यूम करते हैं हम लोग कोई बहुत हायर लेवल पे है, उसे जो नीचे के लेवल पे है उसे पता है अब जाने का, रिटायरमेंट का एज तो इनका आ गया है बट 2 साल अभी भी बाकी है। तो क्या किया, जो सीनियर पोस्ट पोजीशन पे है उन्हें, जो जूनियर पोजीशन पे है उसने रिश्वत दी कि आप पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, आप चले जाओ ताकि आपकी जगह पे मैं आ सकूं। तो पोजीशन बढ़ाने के लिए अगर आपने ऐसा कोई भी पब्लिक पोजीशन लेने के लिए इस तरीके से कोई भी चीजें करप्शन किया है तो वो वॉइड माना जाएगा, या अवार्ड के लिए जो भी आप करोगे वो वॉइड माना जाएगा। जैसे कि जो नेक्स्ट है, जैसे कि नहीं एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, अगर आपने किसी भी तरीके का पैसा खिलाया फॉरेस्ट ऑफिसर को ताकि वो आपको अलाउ करे कि अंदर जाके आप मतलब वो पोजीशन में आप जा सको या वहां पर कोई भी गलत चीजें कर सको, तो फिर वो क्लियरली आपको क्या करेंगे, वो सीधा आपको बोलेंगे कि ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है और ये लॉ ने अलाउ नहीं किया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद जो अगला आता है वो है एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट द मोनोपोलिस। मतलब क्या, आप लोगों ने काइंड ऑफ अ कार्टेल फॉर्म किया, 2 लोगों ने 3 लोगों ने मिलके, और सिर्फ 3 ही प्लेयर्स है, अज्यूम करते हैं हम लोग सिर्फ 3 प्लेयर्स है। अब 3 प्लेयर्स में ये मिलके डिसाइड किया है, जैसे जियो, एयरटेल है और वी है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया, तो इन तीनों ने मिलके, ये 3 ही प्लेयर्स है अज्यूम करते हैं हम लोग, जो टॉप लेवल पे है वैसे देखा जाए तो, वैसे तो वी भी नहीं है बट ठीक है अज्यूम कर दे। तो ये जो 3 प्लेयर्स है जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में है, उन्होंने तीनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम लोग 1000 से नीचे का प्राइस कुछ भी हो जाए, हम लोग पर मंथ 1000 रुपए ही चार्ज करेंगे, फिर उसके नीचे कोई भी चार्ज नहीं करेगा। इस तरीके से उन्होंने मे बी आके एग्रीमेंट कर लिया, तो फिर वो क्या माना जाएगा, वो दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ मोनोपोलिस। तो अगर ऐसा कोई भी मोनोपोली क्रिएट करता है या कार्टेल क्रिएट करता है तो वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाता है। इसके बाद मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट, मतलब क्या, 2 लोगों की शादी के वजह से आपको कमीशन मिल रहा है। अब आप बोलोगे शादी.com वगैरह तो उनको भी कमीशन मिलता है, तो वो क्या वो भी इसमें आएंगे? तो वो नहीं आते हैं। क्यों? ध्यान से समझो, दोनों में डिफरेंस है। जब शादी होने के बाद, शादी करवाने के लिए आपने उनको ब्रोकरेज दिया है, शादी होने के बाद आप उन दोनों की शादी, ए एंड बी की शादी करवाओ, उसके लिए आपको कमीशन दिया जाएगा 10 लाख रुपए। लेकिन जो शादी.com है वो क्या करते हैं, वो आपको लिस्ट ऑफ मतलब जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो देते हैं। अब आपकी मर्जी, आपको उसके साथ शादी करनी है या दूसरे के साथ करनी है। वहां पर आपको कोई ये नहीं बोलता कि आपको ए से ही शादी करनी है और उसके बदले में कमीशन ले रहे हैं। नहीं, पहली चीज वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको और उस सर्विस के लिए वो पैसा ले रहे हैं। वो आपकी शादी करने का ब्रोकरेज या कमीशन नहीं खा रहे बीच में बैठ के, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास ये कैंडिडेट्स है, आपको जिससे करना है आप उससे शादी करो जो आपको सही लगे। तो ये यहाँ पर अगर ऐसा कोई भी करता है कि 2 लोगों की शादी करने के बाद, मतलब उन दोनों की शादी हो, इसके लिए कमीशन खा रहा है, तो वो अलाउड नहीं होगा। इसके बाद इंटरफियरेंस विद द कोर्स ऑफ जस्टिस, मतलब मेन केस चल रहा है और उस केस में आप मे बी किसी जो भी लॉयर है या फिर इवन फॉर दैट मैटर जज जो है, सामने जो जज बैठा हुआ है, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, आप उसको रिश्वत खिलाते हो तो फिर वो अलाउड नहीं किया जाएगा इस वाले पॉइंट में। और जो पहला वाला पॉइंट था उसमें बस ये डिफरेंस है कि पहले वाले इसमें यूजुअली कोर्ट केस ना हो इसके लिए किया जाता है, यहाँ पर कोर्ट केस होने के बाद जो जज होंगे, लॉयर्स होंगे, उनको सारा पैसा खिलाया जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो उस पर्टिकुलर चीज की तरफ मेरी ऑब्लिगेशन है। जैसे बीसीसीआई, ठीक है, बीसीसीआई का जो चेयरपर्सन होगा उसकी ऑब्वियसली बात है कि मतलब टूवर्ड्स द क्रिकेट के अच्छे के लिए डिसीजंस लेने के उसकी ऑब्लिगेशंस है। अब उसका इंटरेस्ट भी है। अब उसने क्या किया, अगर कोई भी पर्सन जो वहां पर चेयरमैन, एज ए चेयरमैन बैठता है, वो अगर कोई भी गलत काम करता है, उसके ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है जिससे मतलब जिसमें उसका इंटरेस्ट है बट वो सही नहीं है, एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी अगर किसी भी वे से लगता है तो फिर वो अलाउड नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो लास्ट है कंसिडरेशन, अनलॉफुल होगा पार्ट में, तो जो पार्ट लॉफुल है वो ठीक है वो चलेगा, लेकिन जो अनलॉफुल है वो अलाउड नहीं किया जाएगा, जो भी कंसिडरेशन पार्ट कंसिडरेशन होगा। तो इस तरीके से लॉफुल कंसिडरेशन कब होगा, कब नहीं होगा, ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होगा, कब नहीं होगा, वो दिया हुआ है। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के पॉइंट्स एक बार जरूर देख के जाना। इसके बाद आते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स पे। वॉइड एग्रीमेंट्स में
ये जो लिस्ट दिया हुआ है वो सारे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें देखी है, जैसे कि इनकॉम्पिटेंट पार्टीज यानी कि सेक्शन 11 ने बोला हुआ है, यानी कि जो माइनर है, इन साउंड माइंड का नहीं है, इनकैपेसिटी रखते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर आएंगे। बायलैटरल मिस्टेक ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ये अभी जस्ट ऊपर देखा हुआ है हम लोगों ने। लॉफुल अनलॉफुल इन पार्ट, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो सेक्शन 24 में लिखा हुआ है, बाकी सारे सेक्शन 23 के थे। सेक्शन 23 का वो पॉइंट है जो ऑलरेडी देखा हुआ है। एग्रीमेंट्स मेड विदाउट कंसिडरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। सेक्शन 25 लॉफुल मतलब नेचुरल, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का जो क्वेश्चन आता है वो दैट इज नथिंग बट सेक्शन 25। इसके बाद जो बचे हुए पार्ट है वो उसके बाद जितने भी एग्रीमेंट्स है जो वॉइड एग्रीमेंट माने जाते हैं उसकी जो लिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट अभी कितने और बचे हैं पॉइंट्स हमारे, 4 और 2 6 पॉइंट्स बाकी है। 5 ऑलरेडी हमारे डिस्कस हो चुके हैं, जिसमें से पहला है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। ये भी पता है शादी करने के लिए अगर कोई रोकता है, अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट होता है कि इन दोनों लोगों की शादी नहीं होनी चाहिए, अगर वो मेजर है और फिर भी आप उन दोनों की शादी नहीं करवा रहे, अगर वो दोनों चाहते फिर भी, तो अगर ऐसा रोकने के लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो नहीं चलेगा, वॉइड एग्रीमेंट है वो। इसके बाद दूसरा आता है रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। सेक्शन नंबर 27 टू बी रेड विथ द सेक्शन 36 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसपे क्वेश्चन कैसा आता है, यूजुअली क्या होता है कि आपको आप किसी और को कोई भी बिजनेस करने से रोक नहीं सकते। जनरल ये बोलता है लॉ, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब आप किसी और को, रिस्ट्रेन इज टू स्टॉप, आप किसी और को ट्रेड करने से रोक नहीं सकते, प्रोवाइडेड आपके कुछ बेसिक चीजें फुलफिल हो जाती है, जो सेक्शन 11 सेक्शन 36 के रेफरेंस से दी हुई है उन्होंने, कि आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म का गुडविल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसका गुडविल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास वो सामने वाले के पास वो राइट चला जाता है कि वो आप पे रेस्ट्रिक्शन डाले कि आपने क्या करना चाहिए, उस गुडविल का सही इस्तेमाल करना चाहिए। या आप अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में आप पहले से 10 साल से काम कर रहे थे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपका एक 1-to-1 रिलेशन होता है क्लाइंट के साथ, तो आप ऐसा नहीं करना चाहिए आप उनके क्लाइंट्स को सॉलिसिट करके लेके गए, इसके लिए रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते हैं। बट ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस होंगी ये रीजनेबल होना जरूरी है, अगर वो अनरीजनेबल है तो फिर वो वॉइड माने जाएंगे, लेकिन रीजनेबल है ओनली इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म तो फिर वो अलाउड किया जाएगा। ये पार्टनरशिप में भी दिया हुआ है एंड सेक्शन 27 में भी दिया हुआ है। बस मेक श्योर कि जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रीजनेबल होने चाहिए, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पेसिफाइड टाइम के लिए है, जैसे 1 साल भर आप नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आप कहीं पर भी इंडिया में वो काम नहीं कर सकते जो आप पहले पार्टनरशिप में कर रहे थे, या फिर मे बी आप फॉर 50 किलोमीटर्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रजिस्टर ऑफिस आप नहीं कर सकते वो काम, ऐसा कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होगा तो चलता है, अदरवाइज नहीं चलेगा। सेक्शन 27 पे इसमें बहुत सारा डिटेल डिस्कशन किया था सेल ऑफ गुडविल, अगर याद होगा तो इनमें मैंने बहुत डिटेल में 1 by 1 आप लोगों के साथ सारा डिस्कशन किया था कि ये स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं, मतलब लॉ ने ही मना किया, सेक्शन 36-11 में ही मना किया हुआ है एक्ट के। एलएलपी एक्ट थोड़ा बहुत पार्टनरशिप की जितनी भी चीजें वो एलएलपी में भी अप्लाई होती है, और ये कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जैसे कि ट्रेड कॉम्बिनेशन यानी कि आप सब लोग साथ में आके किसी और को रोक रहे हैं ये भी नहीं चलेगा, ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, सर्विस एग्रीमेंट कर रहे हैं कि आपने किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी काम नहीं करना चाहिए इस तरीके से, तो ये सारी चीजें वैसे नहीं चलती है। बट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं वो बिजनेस में चल सकते हैं, बट उसके लिए आपको ऑब्वियसली बात है वो एक्सेप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा। जैसे कि ट्रेड कॉम्बिनेशन है तो गलत रीजन से आप ट्रेड कॉम्बिनेशन नहीं कर रहे हो, आप मतलब सबके रीजनेबल है और सबके हित के लिए चीजें हो रही है, या ऐसा कोई किसी के साथ गलत नहीं हो रहा तो फिर चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइजीज वगैरह के एग्रीमेंट होते हैं तो आप किसी और की फ्रेंचाइजी नहीं ले सकते अगर आप मेरी ले रहे हो तो, जैसे मैकडी ने लिया है तो केएफसी की फ्रेंचाइजी मत लो, तो इस तरीके से आप चीजें करते हो, ये सारी चीजें अलाउड है, अदरवाइज जो एक्सेप्शन है वो अलाउड है, अदरवाइज नहीं है। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड मतलब अगर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट किसी और को रोकने का अलाउड नहीं है टू डू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस। इसके बाद आते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या होता है यहाँ पर लीगल प्रोसीडिंग्स, यानी कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में आपने कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, आपके अगेंस्ट कोई केस हो रहा है या ऐसी कोई भी चीजें हो रही है, और उसमें आप लोगों ने उस लीगल प्रोसीडिंग में बीच में ही आप लोगों ने क्या बोल सकते हो, आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिससे आपके लीगल प्रोसीडिंग्स रोके जाए या ना हो, इसके लिए ये
अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन इसके लिए एक्सेप्शंस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्रीमेंट में क्लॉज डाला है कि अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हम लोग कोर्ट में नहीं जाएंगे, हम लोग कोई एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, हम लोग उससे झगड़ा सॉल्व करेंगे। मतलब आप ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत किया तो तुम केस में, कोर्ट में मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, ऐसा अलाउड नहीं किया जाएगा। हाँ, आप ये रेस्ट्रिक्शन डालो कि कोई आर्बिट्रेटर होगा जो डिस्प्यूट सॉल्व करेगा, और जो भी डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला आर्बिट्रेटर होगा जो हम दोनों से कनेक्टेड नहीं होगा, ऐसे वैलिड रेस्ट्रिक्शंस चलेंगे। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि तुम मेरे अगेंस्ट केस ही नहीं कर सकते भले ही मैंने कुछ भी गलत किया हो, तो ऐसा नहीं अलाउड, ऐसा सेक्शन 28 बोलता है। नेक्स्ट सेक्शन 29, जो भी कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टन होते हैं वो वॉइड ही होंगे, पता ही नहीं होता, सर्टेनिटी है ही नहीं, तो अनसर्टन होने की वजह से एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है वेजरिंग एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं, ये ध्यान से समझो, वेजरिंग एग्रीमेंट जो वॉइड होते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ सट्टेबाजी है, तो सट्टेबाजी अलाउड नहीं की जाएगी। और वेजरिंग एग्रीमेंट जो सट्टेबाजी है, वो सट्टेबाजी है ये बोलने के लिए जो 6 पॉइंट्स है वो होना जरूरी है। कौन सा? सबसे पहला, जो भी अपने प्रॉमिस किया है वो मनी या मनीज वर्थ के लिए, पैसा जीतने के लिए किया हुआ है। यहाँ पर जो भी कंडीशन है वो इवेंट जो है वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता, प्रोबेबिलिटी, मतलब जब आप सट्टा लगाओगे तब या तो आप जीत सकते हो या तो आप हार सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% है। सर्टन इवेंट नहीं है, दो भी चीजें हैं, दोनों पार्टी है वो दोनों जीत भी सकती है और वो दोनों हार भी सकती है। उसके अलावा जो भी इंटेंशन है बेटिंग का, वो मतलब इंटेंशन जो है आपका वो बेटिंग का होना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए आपका उस पर्टिकुलर चीज में। जैसे फॉर एग्जांपल घोड़े पे पैसा लगा रहे आप, ठीक है, या कोई क्रिकेटर पे पैसा लगा रहे हैं, ये इस तरीके से जो भी बेटिंग हो रही है, अब किसी को उस घोड़े में इंटरेस्ट नहीं, मतलब वो कोई घोड़ा ओन नहीं कर रहा, ना ए ना बी, जिन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेजरिंग एग्रीमेंट हो रहा है, वो उस घोड़े पे जो बेट लगा रहा है वो घोड़ा ना ए का है ना बी का है, तो उस सब्जेक्ट मैटर में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर ये 6 इसेंशियल है तो फिर हम उसको वेजरिंग एग्रीमेंट बोलेंगे और वो लॉ ने अलाउ नहीं किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस है जो लॉ ने, क्या बोल सकते हैं आप, ट्रांजैक्शन जो सिमिलर है बट वेजरिंग नहीं माने हैं, जिसमें से सबसे पहला है जैसे लॉटरी ट्रांजैक्शन। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें लिखी है कि जो लॉटरी होता है ना, लॉटरी का बिजनेस जो रन करता है, लॉटरी का जो बिजनेस रन करता है वो लॉफुल नहीं है, ऐसा नहीं है। लॉटरी का जो बिजनेस होता है वो लॉफुल है, मतलब इंडियन पेनल कोड उसके लिए नहीं रोकता है। हाँ, लॉटरी में जो आप सट्टेबाजी करते वो लॉफुल नहीं है, वो अलग बात हो गई। बट हाँ, अल्टीमेटली ये स्किल और नॉलेज, मतलब ये गेम ऑफ चांस है, ना कि स्किल्स आपके कोई इन्वॉल्व है। तो आप लॉटरी बेचो लेकिन जो लेने वाला है या जो लॉटरी जीतता है वो अलाउड नहीं है, ऐसा बोला गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कंपटीशन, ये भी मतलब थोड़ा सा पता नहीं कौन से जमाने के लिखे हुई चीज़ें, आज भी बदली नहीं है, कि क्रॉसवर्ड पजल्स एंड जो भी न्यूज़पेपर्स में जितने भी क्रॉसवर्ड पजल्स आते हैं, जो भी आप सॉल्व करते हो ना, वो एक्चुअल में वो क्रॉसवर्ड पजल का जो प्राइस होता है, ठीक है, अगर प्राइस जो है प्राइस 1000 को एक्सीड नहीं करता है तो फिर वो वेजरिंग नहीं। अगर उसमें प्राइस मनी आपको जो मिल रहा है अगर वो 1000 रुपए से ऊपर है, जो भी क्रॉसवर्ड पजल आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको 1000 रुपए से ज्यादा पैसे मिले, भले ही वो गेम ऑफ स्किल हो या कुछ भी हो, लॉ ने उसको, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है अगर 1000 रुपए से ज्यादा मिल रहा है तो फिर वो गेम ऑफ चांस है और वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। अगर नहीं है, अगर आपका वो 1000 रुपए से ज्यादा नहीं है प्राइस, पैसा आपको मिल रहा प्राइज मनी, तो फिर चलेगा, ऐसा उनका बोलना है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन, ऑब्वियसली बात है, सट्टाबाजी अगर आप करोगे, कोई भी स्पेकुलेशन आप करते हो शेयर मार्केट में, अलाउड नहीं है। हॉर्स रेसिंग, ये तो बहुत ही फनी चीज है कि हॉर्स रेसिंग मतलब घोड़े की जो सट्टाबाजी होती है उसमें जो विनर, जिसको 500 रुपए से कम मिलेगा, वो सट्टेबाजी है, वो वेजरिंग एग्रीमेंट है। लेकिन अगर आप 500 रुपए से ज्यादा का सट्टा खेल रहे घोड़े पे तो फिर वो चलेगा, ऐसा बोला गया है। बहुत ही इलॉजिकल है बट है। अब ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट वॉइड, मतलब क्या ये वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं माने जाएंगे, जो नीचे लिखे, जिसमें से सबसे पहला है चिट फंड, जो सेक्शन 30 में लिखा हुआ है। चिट फंड एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को। इसके बाद दूसरा कमर्शियल ट्रांजैक्शन, जिसमें जो शेयर मार्केट में होते हैं, जिसमें सट्टाबाजी नहीं होती, जिसमें आप एनालिसिस कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग में जो खेलते हैं लोग, वो सारी चीजें सट्टाबाजी नहीं मानी जाएगी। अगर आपने कोई एनालिसिस किया है, आप लोग कोई स्किल्स आपके इस्तेमाल करते हो, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट को हम लोग सट्टाबाजी नहीं बोलते।
इसके अलावा जो भी गेम्स है जो जिसका प्राइज मनी जो है वो 1000 रुपए से ज़्यादा नहीं है, फिर वो भी सट्टेबाजी नहीं है। अगर 1000 रुपए से ज़्यादा हो गए कोई भी क्रॉसवर्ड पजल तो वो सट्टेबाजी है। इसके अलावा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो सट्टेबाजी नहीं है, वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं है, ये क्लियरली लिखा है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का, ये एग्जाम में आता है कभी कभी, तो ध्यान से देख के जाना कि इंश्योरेंस एंड वेजरिंग में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर बस आपका एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मैंने आपको समझाया था, जो अगले लेवल पे आपको आएगा मे बी। तो अगर सिलेबस नहीं न्यू सिलेबस नहीं आता है तो मे बी आपको आएगा ये चीज कि आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट होता है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसमें आप टू मेक अ गुड लॉस, मतलब दूसरे ने जो लॉस सफर किया है उसको आपको भरपाई करके देनी है। तो ये होता है इसका इंटेंशन। इसका इंटेंशन जो है वो हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे पैसा लगाना, पैसा जीतना होता है। इसमें म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है, आप भी प्रीमियम दे रहे हो, सामने वाला इसके लिए सम अश्योर्ड देता है। यहाँ पर ऐसा है कि गैम्बलिंग है तो कोई कंसिडरेशन कुछ भी नहीं है इन दोनों के बीच में। यहाँ पर आपका इंटरेस्ट होता है इन द समथिंग, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस है तो किसी की लाइफ में आपका इंटरेस्ट है, बट घोड़े पे जिस पे सट्टा लगा है उस पे आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये है, ये नहीं है, ये इन्फोर्सिबल हो सकता है, वैलिड है, ये वॉइड है, इन्फोर्सिबल नहीं है, इसलिए हम इसको एग्रीमेंट बोलते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा इसके जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके लिए बहुत सारे एक्चुअरीज बैठते हैं पीछे, कैलकुलेशंस होते हैं और उसके बाद आपको बताया जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मन में आए वो कोई लॉजिकल कैलकुलेशंस नहीं है, ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ये नहीं है। इस तरीके से हम लोगों ने ये भी यूनिट जो बचा हुआ था पार्ट वो खत्म कर लिया है। एंड हम लोग मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को लेक्चर सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो कभी एक आध बार, कि मतलब मुझे भी मोटिवेशन रहेगा कि कैसे चीजें मैंने करनी है आप लोगों के लिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।